नमस्कार, मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा कोई केस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय बाद आप सबसे मुखातिब हूं। आज हम जानेंगे एक ऐसी महामारी के बारे में जिसने 1918 में भारत में मृत्यु का एक ऐसा तांडव किया जिसको याद करके आज भी हम भारतीय सिहर उठते हैं। दरअसल जून 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर कुछ भारतीय सैनिक समुद्र के रास्ते से तत्कालीन बंबई शहर पहुंचे और अपने साथ संभावित रूप से इस बीमारी का वायरस भी साथ लेकर आए। इस बीमारी के वायरस का नाम था H1N1 इन्फ्लुएंजा ए। इस बीमारी का, इस महामारी का उद्गम कौन से देश में हुआ, किस देश में इस महामारी से पहली मृत्यु हुई, इस बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि पूरा विश्व उस समय प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था। जैसा कि आपको पता ही है, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम वर्ष में ही इस महामारी का प्रकोप फैला। अप्रमाणिक जानकारी के अनुसार इसका पहला रोगी अमेरिका में मार्च 1918 में सामने आया, लेकिन कोई भी देश इस बीमारी से मरने वाले लोगों की सही संख्या, सही जानकारी मीडिया में नहीं आने दे रहा था, क्योंकि इस समय विश्व युद्ध में भाग लेने वाला देश नहीं चाहता था कि कोई भी जानकारी, कोई भी रिपोर्ट उस देश के सैनिकों का, उस देश के नागरिकों का मनोबल तोड़े। और इसी चक्कर में किसी भी देश ने कोई भी जानकारी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आने दी। ऐसे समय में स्पेन में भी इस बीमारी का प्रकोप फैला। स्पेन प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहा था। स्पेन में उस समय दरअसल अल्फोंसो 13 का साम्राज्य था। वो राजवंश के राजा थे। 1975 तक स्पेन में राजशाही चली है। उसी के तहत अल्फोंसो 13 उस समय स्पेन में राज कर रहे थे। उनके राज परिवार के संबंध विश्व युद्ध लड़ने वाले दोनों पक्षों से थे, इसलिए उन्होंने इस विश्व युद्ध में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। इसी वजह से स्पेन एक अकेला देश था जिसमें इस बीमारी के बारे में सारी खबरें प्रामाणिकता के साथ छप रही थी। और यहां तक कि 32 वर्षीय अल्फोंसो 13 भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। वो गंभीर रूप से बीमार हुए। एक समय तो वो मरणासन स्थिति तक पहुंच गए। ये सारी खबरें मीडिया में आती रही। वो हालांकि बाद में बच गए, किंतु दुर्भाग्यवश इस बीमारी का नाम स्पेन से जुड़ गया और कालांतर में इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आज तक पूरे विश्व में कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण इस बात का नहीं है कि स्पेन में इस बीमारी का उद्गम हुआ था, किंतु इसे आज भी पूरा विश्व स्पेनिश फ्लू के नाम से जानता है। यह बीमारी का क्या लक्षण थे, क्या इसका इलाज था? इस बीमारी में भी सामान्य फ्लू जैसे ही लक्षण थे। इसकी भी दो वेव्स आई थी, दो लहर आई थी। जैसे कोरोना की पहली वेव, दूसरी वेव, उसी तरीके से इसकी भी दो वेव्स आई थी। पहली वेव में जो लक्षण थे वो बहुत साधारण थे। हल्का बुखार, कंपकंपी छूटना, थकान, ये सब उसके लक्षण थे। और कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ने पर 6 से 7 दिन में आराम से ठीक भी हो रहा था। किंतु जब इसकी सेकेंड वेव आई, जो दिसंबर 1918 में ही आ गई थी, उसके लक्षण बहुत मारक थे। बहुत तेजी से उसमें स्वास्थ्य गिरता था। उसमें त्वचा का रंग नीला पड़ जाता था और फेफड़ों में फ्लूइड भर जाता था, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती और वो कुछ ही घंटों में अथवा 1 या 2 दिन में अधिक से अधिक मर जाता था। और बीमारी की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीमारी फैलने के 25 हफ्तों में
2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, यानी प्रत्येक सप्ताह 10 लाख लोग पूरे विश्व में। इसका इलाज क्या था? इसका कोई इलाज, कोई वैक्सीन उस समय उपलब्ध नहीं थी, आज भी उपलब्ध नहीं है, उस समय भी उपलब्ध नहीं थी। कुछ डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट के लिए मरीजों को एस्पिरिन देना प्रारंभ किया, जबकि उस दवा का इस बीमारी के लक्षणों से, इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने एस्पिरिन देना प्रारंभ किया। कुछ रोगियों में कुछ सुधार भी आया, ऐसा उस समय के डॉक्टर्स का मानना था, और एक बार परिपाटी बन गई तो हर डॉक्टर इस बीमारी के लिए एस्पिरिन मरीजों को दे रहा था। एस्पिरिन उस जमाने में 1 या 2 कंपनियां ही बनाती थी, उसमें से जो पेटेंट धारी कंपनी थी उसका नाम था बेयर। बेयर ने दरअसल 1899 में ही इसका पेटेंट करवाया था और 1917 में उसका पेटेंट खत्म हो गया था। अर्थात तकनीकी रूप से बाकी सभी दवा कंपनियों के लिए एस्पिरिन बनाने का रास्ता 1917 में खुल चुका था। जब डॉक्टर्स एस्पिरिन दे रहे थे तो सभी दवा कंपनियों ने अपने नियमित उत्पादन को छोड़कर केवल एस्पिरिन बनाना प्रारंभ कर दिया, और डॉक्टर्स अति उत्साह में इसकी ओवरडोज भी मरीजों को दे रहे थे। उस समय की प्रचलित डोज थी 30 ग्राम एस्पिरिन प्रत्येक रोगी को प्रतिदिन दी जा रही थी। आप अंदाजा लगा लीजिए इस ओवरडोज का कि आज पूरे विश्व में किसी भी रोगी को अधिकतम 4 ग्राम एस्पिरिन दी जा सकती है। उस जमाने में 30 ग्राम एस्पिरिन प्रतिदिन दी जा रही थी, यानी आज की डोज का लगभग 7 से 8 गुना। ऐसा माना जाता है कि दिसंबर 1918 में मरने वाले लाखों लोगों की मृत्यु का कारण स्पेनिश फ्लू नहीं था, बल्कि एस्पिरिन की ओवरडोज थी। पूरे भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा? भारत में गांव में इसने अपनी पहल की। सबसे पहले इसने ग्रामीण महिलाओं को अपना शिकार बनाया, जो सामान्यतः माल न्यूट्रिशन का शिकार थी। अज्ञानता, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, ये सब से तो भारत जूझ ही रहा था। इसके अलावा भारत में कई और कारण भी थे जिनकी वजह से ये तेजी से फैला। पहला कारण ये था कि 1918 में भयंकर दुर्भिक्ष था, भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, लोगों को खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, लोगों को काम करने के लिए रोजगार नहीं था। तो ऐसे समय में पर्याप्त खाना न मिलने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, और कम इम्यूनिटी के कारण लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। दूसरा कारण यह था कि जो स्वस्थ लोग थे वो ब्रिटिश आर्मी के बैनर तले विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए चले गए। भारत में डॉक्टरों की संख्या वैसे ही बहुत कम थी, और जो अच्छे डॉक्टर थे वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने जो सैनिक गए थे उनके दलों के साथ विदेशों में भेज दिए गए। उस समय अंग्रेजों का शासन था, भारतीयों का स्वास्थ्य, भारतीयों की जान की सुरक्षा अंग्रेजों की प्राथमिकताओं में नहीं थी। तो इस वजह से ये सारे कारणों ने मिलकर भारत में मृत्यु का एक बहुत ही दर्दनाक मंजर प्रस्तुत किया। ये दर्दनाक मंजर कुछ ऐसा था कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र की पत्नी का भी देहांत इसी में हो गया। इसी समय हिंदी के प्रख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कलकत्ता में उस समय नौकरी करते थे, उनकी आयु 21 से 22 वर्ष रही थी उस समय। उन्हें भी अपनी पत्नी की बीमारी का समाचार मिला। वो ससुराल के लिए रवाना हुए, लेकिन वो ससुराल पहुंचते उससे पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वो बड़े निराश हुए। वो अपने गांव के बाहर नदी के किनारे अवधूत के टीले पर बैठकर गंगा में प्रवाहित लाशों को बहता हुआ देखते, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी से कुछ बोले। इस एक घटना ने उनके जीवन और जीवन दर्शन दोनों को बदल दिया। उन्होंने बाद में इस महामारी के बारे में लिखा। एक पंक्ति आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि गंगा में प्रवाहित लाशों को देखकर लगता है गंगा नदी में सूजन आ गई है।
जी हाँ, उस समय भी शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां तक नहीं थी, तो लोगों ने भारत की गंगा नदी को ही नहीं बल्कि हर नदी को शव वाहिनी बना दिया था। उसमें शवों को लोग प्रवाहित कर रहे थे बिना ये जाने कि इससे इस आपदा को और भयंकर और भयानक बनने में कैसे सहूलियत होगी। इस भयानक आपदा का अंत कैसे हुआ? दरअसल उस समय लगभग 50 करोड़ लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया, जो कि उस समय की पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 था। तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जगत में इसके प्रति नेचुरल इम्यूनिटी विकसित हो गई, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधकता विकसित हो गई। दूसरा, इसका जो स्ट्रेन था वो भी कमजोर पड़ गया था। लोगों को धीरे धीरे टच में आते आते यह एक साधारण सीजनल फ्लू वायरस बन के रह गया था। लेकिन इसी स्पेनिश फ्लू के वायरस के कुछ स्ट्रेन बाद के वर्षों में हांगकांग फ्लू के नाम से, स्वाइन फ्लू के नाम से अलग अलग बीमारियां फैलाते रहे और भयंकर तबाही मचाते रहे। इस स्पेनिश फ्लू वायरस को सबसे पहले आइसोलेट करने वाले तथा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक दल के प्रमुख थे डॉक्टर जेफरे टोबेनबर्गर। उन्होंने 1990 में, जी हां, उस महामारी के 72 वर्षों के बाद इस वायरस को आइसोलेट करने में सफलता हासिल की। उन्होंने उन अमेरिकी सैनिकों के शवों से सैंपल लिया जो इस महामारी से वर्षों पहले मारे गए थे और इसमें सफलता भी अर्जित की और कुछ रहस्योद्घाटन भी किए। उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि यह वायरस कभी मरा ही नहीं था, बल्कि 1918 के बाद पूरा विश्व जिन जिन महामारियों से गुजरा है उन सब में इस स्पेनिश फ्लू के वायरस का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा है। उन्होंने तो 1918 की स्पेनिश फ्लू को सभी महामारियों की जननी भी कहा, द मदर ऑफ ऑल पेंडेमिक्स। और उन्हीं टोबेनबर्गर के शब्दों में इसी किस्से का समापन करना चाहूंगा कि दुर्भाग्यवश आज 103 वर्षों के बाद भी हम 1918 महामारी काल में जी रहे हैं और पता नहीं यह 1918 महामारी काल कब समाप्त होगा। जय हिंद।